भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जहां विविध मौसम हैं, जहां विविध संस्कृतियां हैं और जहां पठार हैं, पहाड़ हैं, समुद्र हैं, रेगिस्तान है, हरी भरी वसुंधरा है और हैं विविध भाषाएं, विविध बोलियां। और ये बहुरंगी मौसम, बहुरंगी संस्कृतियां यहाँ की भाषा को, यहाँ की बोली को और भी ज़्यादा समृद्ध करती हैं। तो मैं साहित्य की बात करता हूँ अपने इस चैनल पे, इसलिए आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज मैं बात करने वाला हूँ इन्हीं सब भाषाओं में से एक भाषा के रचनाकार की, साहित्यकार की। वो भाषा है मराठी भाषा। और उसके रचनाकार कौन हैं? नमस्कार, शेखर वाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अरुण शेखर। हर बार की तरह इस बार भी लेकर आया हूं एक और साहित्यकार, रचनाकार की बात। जैसा कि मैंने पहले बताया, इस बार चर्चा होगी एक मराठी रचनाकार की, मराठी साहित्यकार की, नाटककार की। भार्गवराम विठ्ठल वरेरकर। जी हां, मालवण के मामा वरेरकर। उन्होंने मराठी में विपुल साहित्य की रचना की। उनका जन्म जो महाराष्ट्र का कोंकण क्षेत्र है उसमें चिपलूण में 27 अप्रैल 1883 को हुआ। जैसे कि हमारे देश में मैंने बताया कि बहुत संस्कृतियां हैं, बहुत प्रांत हैं, बहुत भाषाएं हैं, उसी प्रकार बहुत सारी कलाएं हैं। और हर प्रदेश की, हर भाषा की अपनी लोक कला है, अपना लोक साहित्य है। जैसे मैं उत्तर भारत की बात करूं तो वहां पे नौटंकी, रामलीला बहुत प्रचलित है। कहीं पर भवनी भवाई प्रचलित है। आसाम में बिहू नृत्य प्रचलित है। उसी प्रकार महाराष्ट्र में अपना एक प्रचलित नाट्य कला है दशावतार। तो मामा वरेरकर बचपन से ही दशावतार देखने के बहुत शौकीन थे और वो देखने जाते थे। धीरे धीरे उन्होंने नाट्य मंडलियों से अपनी दोस्ती कर ली, अच्छा परिचय बढ़ा लिया, जिससे कि और ज़्यादा सीखते रहे। उनका मन उसमें बहुत लगने लगा और धीरे धीरे वो लिखने की ओर प्रवृत्त हुए। उन्होंने पहला नाटक लिखा कुंज बिहारी। उसके बहुत सारे प्रदर्शन हुए। उसके बाद उन्होंने 37 पूर्णकालिक नाटक लिखे, 6 नाटिकाएं लिखी, 21 एकांकी लिखे। इसके अलावा उपन्यास, कहानी, बल्कि मैं कहूँगा कि अनुवाद भी बहुत किया, विपुल अनुवाद किया उन्होंने। बंगाली भाषा के बहुत अच्छे जानकार थे, इसीलिए बंगाली साहित्य के जो उत्कृष्ट रचनाकार थे, बंकिम चंद्र चटर्जी, शरद चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ ठाकुर जैसे रचनाकारों की रचनाओं को उन्होंने मराठी में अनुवाद कर उसे बहुत ज़्यादा समृद्ध किया। अंग्रेजी से भी उन्होंने मराठी में बहुत सारा अनुवाद किया। तो इस प्रकार मराठी साहित्य की उन्होंने बहुत ज़्यादा सेवा की। और इस सेवा के लिए उन्होंने बल्कि उनको मैं कहना चाहूँगा कि 1959 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1956 में उनको राज्यसभा का मनोनीत सदस्य बनाया गया और वो इस प्रकार से लगातार सेवा करते रहे। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि अध्यात्म में भी उनकी बहुत रुचि रही और इस बात को लेकर के वो स्वामी विवेकानंद से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। इसका जिक्र मैं करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि उनकी कुछ रचनाओं के नाम जो बहुत ज़्यादा प्रचलित रहीं, फेमस रहीं। अपूर्व बंगाल, कुल दैवत, उड़ती पाखरे, कुंज बिहारी, हाच मुलाचा बाप, स्वयंसेवक, सिंहगढ़ आदि रचनाएं रही। अब सारी रचनाओं को यहाँ पर बता पाना बहुत मुश्किल है और मैं बस इसलिए बता रहा हूँ कि इस बहाने आप उनको और ढूंढें और खोजें और ज़्यादा उनके बारे में पढ़ें। और इस प्रकार मराठी साहित्य की इतनी सेवा करने के साथ 23 सितंबर 1964 को उन्होंने इस नश्वर संसार से विदा ले ली। अब मैंने पहले एक बार जिक्र किया था कि उनकी रुचि अध्यात्म में भी बहुत रही और उनका झुकाव था। कई बार उनको लगा कि वो शायद सन्यासी ही बन जाएं,
तो इस प्रकार वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, इनकी तरफ उनका झुकाव बहुत रहा। इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं मालवण ही, यानी कि बल्कि चिपलूण, वहीं के एक बड़े नाट्य साधक, कला साधक हैं। उनसे हम बात करेंगे। उन्होंने विवेकानंद पर बहुत बहुत तैयारी की है, उस विषय पर उनका बहुत ज़्यादा अभ्यास है। मंदार ओक, तो मंदार ओक जी से हम जानेंगे कि मामा वरेरकर का विवेकानंद से क्या लगाव था, क्या संपर्क था, उनके जीवन पर उनका किस प्रकार प्रभाव पड़ा। तो आइए मंदार जी से जानते हैं मामा वरेरकर के बारे में। नमस्ते जी। आज हम यहाँ खड़े हैं चिपलून में, कोकण का एक प्रसिद्ध गांव। यह महाराष्ट्र के कोकण में कई कलावंतों का जन्म हुआ है। इसमें से चिपलून में जन्मे हुए महाराष्ट्र के थोर नाटककार मामा वरेरकर जी का जन्म हुआ है। उनका नाम था भार्गव विठ्ठल वरेरकर। उनके पिताजी पोस्ट मास्टर थे, पोस्ट में काम करते थे, और चिपलून में उनका जन्म हुआ था। उनकी बचपन की आर्थिक परिस्थिति बहुत ख़राब थी, और बचपन से ही मामा जी को सन्यासी बनने का एक ध्येय था। उनके पिताजी के घर बहुत से सन्यासी आते थे, और उनका जो एक संस्कार उनके ऊपर हुआ था, इसलिए बड़ा होकर कुछ नहीं तो मैं सन्यासी बनूंगा, ऐसे दृष्टिकोण से उनका बचपन गुजरा। बाद में घर की आर्थिक परिस्थिति बहुत ख़राब होने की वजह से उनको नौकरी करनी पड़ी। उन्होंने भी पोस्ट में कोई दिन के लिए नौकरी की। हालांकि वो शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन पिताजी की इच्छा के अनुसार उन्होंने शादी की, और बाद में वो घूमने के लिए बाहर गए थे। पूरे देश में घूम के वो नेपाल तक पहुँचे, और नेपाल में उनकी मुलाकात स्वामी जी के शिष्यों से, गुरु बंधु से हुई, स्वामी विवेकानंद जी के। और उनके साथ वो अल्मोड़ा में आए, और अल्मोड़ा में ही स्वामी विवेकानंद जी का वास्तव्य था। उनके साथ भगिनी निवेदिता भी वहाँ थी, और उनके कुछ शिष्य उनके गुरु बंधु थे। और ये एक बहुत बड़ा अनुभव था मामा जी के लिए कि उनको स्वामी विवेकानंद जी का सहवास मिला, उनके साथ रहने के लिए, उनके विचार सुनने की उनको कुछ चीज़ें नसीब हो गई। वहाँ के वास्तव में स्वामी जी के पास सन्यासी लेने की इच्छा उन्होंने प्रकट की, लेकिन तब उनकी शादी हो गई थी मामा जी की, इसलिए स्वामी जी ने पता कि आप सन्यासी नहीं हो सकते, लेकिन ठीक है आप जाइए, काम कीजिए, और मैं फिर से अमेरिका, यूरोप में जा रहा हूँ। वो आने के बाद मुझे मिली है, भूलिए मत। ऐसी सूचना दे के स्वामी जी बाद में चले गए यूरोप में। मामा जी ने 1901 में स्वामी जी आने के बाद कलकत्ता में उनकी फिर से जाके उनसे मुलाकात की। वो जो भेंट थी, वो भेंट मामा जी के जीवन काल का सबसे उच्च कोटि का वो अनुभव था उनके जीवन में। क्योंकि जब स्वामी जी वहाँ थे, मामा जी वहाँ पहुँचे थे, तब स्वामी जी ने संथाल मजदूरों को, जो लेबर है, तो उनको वहाँ मंदिर में, रामकृष्ण मिशन में, मठ में, उनको खुद के हाथ से खाना खिलाया था, और उन्हें बताया था कि आज प्रत्यक्ष नारायण जी ने मेरे हाथ से खाना खाया। ये जो सब चीज़ें थी, इनका बहुत बड़ा असर, इनका बहुत बड़ा संस्कार मामा जी के विचारों पे हुआ, उनके मन पे हुआ। बाद में वहाँ फिर से मामा जी ने स्वामी जी के पास मुझे संन्यास चाहिए ऐसी बात कही। तब स्वामी जी बोले कि तुम संन्यास मत ले लो, तुम काम करो, ये रामकृष्ण मठ है, यही आपका अपना घर समझो, और तुम काम करो। और तब के कलकत्ता के प्रसिद्ध नाटककार, नाट्य कलावंत गिरीश चंद्र घोष, उनको बुलाया, और उन्होंने बताया ये छोटा बच्चा, ये तुम्हारा खुद का लड़का समझो और उसको संस्कार करो, ये तुम्हारे ही फील्ड में, मतलब नाटक की फील्ड में आगे जाके बहुत कुछ काम करने वाला है। ऐसे स्वामी जी ने तभी भविष्यवाणी की थी, और उनको आशीर्वाद दिए थे, और उसको सराहो, उसको सिखाओ, और उनको आशीर्वाद देके उनको भेजा कि आपको सन्यासी लेने की ज़रूरत नहीं, आप काम करो। और ये आशीर्वाद लेके मामा जी वापस आए। फिर मामा जी ने
पोस्ट मास्टर या पोस्ट ऑफिस में उनकी नौकरी की। और मामा जी ने बहुत बड़ा कार्य मराठी के साहित्य क्षेत्र में किया। उनके जो साहित्य के विषय थे, नाटक के विषय थे, तो भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजकीय इन विषयों पे वो बात करते थे। उसमें से बहुत से उनके जो नाट्य प्रवेश है, लिखावट है, उसमें आपको स्वामी विवेकानंद जी के विचारों का दर्शन आपको ज़रूर मिलेगा। मामा जी का जो कार्य है, उस कार्य के बारे में महाराष्ट्र के प्रसिद्ध नाटककार, बड़ी हस्ती प्रहलाद केशव आत्रे जी ने कहा है कि 1920 से लेकर 1930 का जो महाराष्ट्र का जो मराठी का कालखंड था नाट्य क्षेत्र में, उसमें गडकरी वरेरकर कालखंड ऐसा कहना चाहिए। इतनी बड़ा योगदान मामा जी ने दिया था। उन्होंने संन्यास संसार करके एक नाटक लिखा था। उसमें भी जो बहुत से उसमें से जो प्रवेश है, उसमें से जो सीन है, उसमें जो उनके डायलॉग्स है, ये सब स्वामी जी के विचारों से प्रेरित हुए दिखते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें सिर्फ मराठी में लेखन नहीं किया, उन्होंने कथाएँ लिखी, नाटक लिखा, एकांकिका लिखी, बल्कि बंगाली भाषा का अनुवाद करके बहुत सा साहित्य उन्होंने मराठी में लाया। उसमें से शरद चंद्र चटर्जी के साहित्यों का उसमें समावेश है, रविंद्रनाथ टैगोर जी का समावेश है, शरदचंद्र जी का समावेश है। ये सब बड़े लेखकों के बहुत से कथाएँ, नाटक, उपन्यास उन्होंने मराठी में भाषांतरित की, उनका ट्रांसलेशन किया। उसके बाद उनको भारत सरकार ने स्वतंत्रता के बाद पद्म विभूषण से उनको सराहा, उनको पदवी दी। बाद में उन्होंने कई साल के लिए राज्यसभा में भी काम किया था। ऐसे एक अलग हस्ती थी जिनके पीछे, उनके जीवन के पीछे स्वामी विवेकानंद जी का आशीर्वाद था और उनके विचारों से मामा जी ने बहुत बड़ा कार्य किया है। इसका पहला प्रयोग 1919 में बम्बई के विक्टोरिया पैलेस में हुआ था, थिएटर में। तो उस नाटक का जो पहला प्रयोग था, उसके लिए स्वयं लोकमान्य तिलक जी वहाँ उपस्थित थे। टिकट बहुत छोटा था, लेकिन लोगों ने उसके में जो कंट्रीब्यूशन दिया था, योगदान दिया था, वैसे 800 रुपये की जमा राशि उस दिन हुई थी। और ये पहला शो था उनका, और इसी शो को लोकमान्य तिलक जी का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। ऐसे मामा जी का जो पूरा लाइफ हिस्ट्री है, एक अनुभव, एक नाट्यानुभव, इस हिसाब से उनके आयुष्य में बहुत बड़ी उथल पुथल हुई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरी जो साहित्य की जो सेवा की है, इसका योगदान बहुत बड़ा है। ऐसे मामा जी का देहांत 1962 में अपनी उम्र की 82 साल में हो गया। ऐसे बड़े हस्ती को, ऐसे बड़े नाट्य लेखक, नाटककार को मेरी तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। मैं मंदार गजानन चिपळूण से आपसे जुड़ा हूँ। धन्यवाद। मंदारोग जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मामा वरेरकर के जीवन से जुड़े इस प्रसंग को बहुत अच्छे तरीके से हमारे सामने रखा। मुझे बहुत विश्वास है कि आपको ये कड़ी ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो आप इस चैनल को यानी कि शेखर वाणी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट करके ये भी बताएं कि और किस रचनाकार के बारे में, साहित्यकार के बारे में आप जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, जिसे मैं वो कड़ी बनाकर आपके समक्ष ला सकूं। आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी नई रचना, किसी नया रचनाकार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।